हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। द ग्रेट शिवाजी स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा इंग्लिश सेगमेंट के साथ प्रस्तुत हूँ। आज से मैं आपके इंग्लिश एमसीक्यूज़ को सॉल्व करवाऊँगा। मेरा टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँ और आपको एक बड़ी सफलता की ओर ले जाऊँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपके आज के सेगमेंट की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आज का आपका सेगमेंट जो है वो है, in the following questions, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. इसमें क्या है, सेंटेंस के 4 पार्ट्स दे रखे हैं। फोर्थ जो डी पार्ट है उसमें नो एरर है और 3 पार्ट्स हैं ए बी सी। इन तीनों में से किसी न किसी पार्ट में कोई ना कोई एक मिस्टेक है, गलती है। अगर किसी में गलती कोई मिस्टेक नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नो एरर सही हो जाएगा। तो एक बार जो है केयरफुली हम देखते हैं। द फायर इन द पार्ट ए, ये सही है। द केमिस्ट्री लैब वाज, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ़िकल्ट टू पुट ऑफ, ऑप्शन नंबर सी सही है। मतलब इसमें मिस्टेक है। क्या ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है? पुट ऑफ नहीं होगा, पुट ऑफ की जगह पुट आउट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपको। सेविंग वाटर एंड इंश्योरिंग दैट आवर स्टॉक्स ऑफ वाटर आर फेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन हु नीड्स देम इज एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर कीपिंग अस अलाइव। तो सेविंग वाटर एंड इंश्योरिंग दैट, पानी को बचाना, उसे इकट्ठा करना, और स्टॉक्स ऑफ वाटर हमारे पानी के एकत्रीकरण के लिए। आर फेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, सुंदरता से बांटा। ये देखिए, इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी ये सही है, क्योंकि इसमें मिस्टेक है। फेयर नहीं होगा, फेयरली होगा। फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड माने निष्पक्ष रूप से बांटा गया। एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति को। हु नीड्स देम, जिन व्यक्तियों को उनको ज़रूरत थी। इज एब्सोल्युटली क्रूशियल माने जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फॉर कीपिंग अस अलाइव, जो पानी जो है हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, पार्ट नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट क्या है? In the following questions, the sentence given with the blank to be filled in with an appropriate word. एक appropriate जो उचित शब्द है वो इसमें भरा जाना है। Select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option. निम्नलिखित 4 ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से एक सही है वो करना है। जैसे सी इन ए स्मॉल यूरोपियन कंट्री। अब ऑप्शन क्या है आपके? नॉरिश्ड, बेटर, सेटिस्फाइड, लिव्ड। अब इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी ये सही है। अब ऑप्शन नंबर डी कैसे सही है? क्योंकि नॉरिश्ड मीन्स क्या होता है? नॉरिश मीन्स होता है किसी चीज़ को मतलब वो पोषण देना। बेटर मीन्स होता है बेहतर। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट करना। लिव्ड मीन्स रहना। और बात यहाँ पे क्या हो रही है? सी लिव्ड, सबको देख लेते हैं। सी नॉरिश्ड इन अ स्मॉल, नहीं कोई इसका मीनिंग बन रहा। सी बेटर इन अ स्मॉल यूरोपियन, मीनिंग नहीं बन रहा है इसका भी। सी सेटिस्फाइड इन अ स्मॉल, नहीं बन रहा है मीनिंग इसका। सी लिव्ड इन अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री, मतलब वो एक छोटे से यूरोपियन कंट्री में रही। ये क्या है? ये इसका अर्थ बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, जब अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं मतलब बुरी चीज़ें घटित होती हैं, दे बिकम, तब वो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? देखते हैं भाई क्या हो जाते हैं हम। एक तो है इसमें अथेंटिक, दूसरा है अनरियलिस्टिक, फिर है बेटर, और उसके बाद है आइडियल। ये हैं ऑप्शंस आपके। तो इन ऑप्शंस में हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। इसमें तो यहाँ पर गुड दे रखा है। गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो बेटर, बेटर है सी ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि यहाँ पर बेटर आएगा। मतलब व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू अ गुड पीपल, जब अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं होती हैं, दे बिकम बेटर नॉट वर्स, तब वो और भी अच्छे होते हैं। नॉट वर्स मतलब बुरे नहीं होते हैं बल्कि और ही अच्छे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives, सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से जो आपका वर्ड दिया है, आई मीन ग्लिप जो वर्ड दे रखा है, इसका जो बेस्ट मीनिंग है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या जानते हैं कि ग्लिप मीन्स होता क्या है। देखिए,
मोस्टली हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो यहीं पे मात खा जाते हैं, यहीं पे उनको प्रॉब्लम होती है कि ज़रा सा उनको अगर हिंदी अर्थ इसमें हिंट मिल जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। अब जैसे ग्लिब हमको पता ही नहीं होता है ग्लिब मीन्स क्या है, हमको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लिब मीन्स क्या होता है। ग्लिब मीन्स होता है बातूनी, ग्लिब मीन्स होता है बातूनी, जो चतुर चालाक टाइप का व्यक्ति होता है। नहीं, और इसके ऑप्शन क्या है, नंबर 1 क्वेट, क्वेट मीन्स होता है शांत करना। और आर्टफुल, आर्टफुल मीन्स होता है चालाक या बातूनी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, आर्टफुल, क्योंकि ग्लिव मिस होता है बातूनी या चालाक, आर्टफुल मिस होता है चालाक या बातूनी। और डल मिस तो भद्दा होता है, हार्ड मिस कठिन होता है। ये ऑप्शन सारे गलत हैं। क्वेट मिस होता है शांत करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आर्टफुल विल बी राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्या है, 81 देखते हैं। इनडिसोल्यूबल, अब इसका मतलब क्या होता है। अब इसमें देखिए वही प्रॉब्लम इसमें भी क्रिएट हो जाती है कि अगर ज़रा सा हिंदी हिंट मिल जाए तो बिल्कुल मिलेगा हिंदी हिंट। मैं हिंदी हिंट देने के लिए आया हूँ यहाँ पे। इनडिसोल्यूबल का मतलब होता है अटूट, बेजोड़, जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखते हैं, फंडामेंटल, परमानेंट, रिप्लेसमेंट, इनएक्टिव। तो ये फंडामेंटल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है मूल। परमानेंट सदा के लिए, बेजोड़, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, परमानेंट। इंडिसोल्यूबल मीन्स होता है अटूट, और परमानेंट मीन्स होता है सदा के लिए, आई मीन अटूट। ये इसका ऑप्शन होगा। बाकी सी डिटैचमेंट जो है गलत दे रखा है, क्योंकि डिटैचमेंट मीन्स होता है अलग करना या पृथक करना, और इनएक्टिव माने होता है बेकार या निष्क्रिय, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है आपका। ओके, 82, in the following questions, out of the given four alternatives, select the one which is opposite in meaning of the given words। बहुत सही है। इसमें क्या करना, अपोजिट वर्ड को हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं पहले वर्ड क्या है। वर्ड है हमोक। अब हमोक मीन्स पता ही नहीं है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको प्रॉब्लम होगी। अब देख लेते हैं, HUMMOCK, हमोक। हमोक मीन्स होता है टीला, एक ऊंचा सा जो टीला होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हमोक। हमोक मीन्स होता है ऊंचा सा टीला। अब आप हमोक का आप अपोजिट मत सोचिए। अगर आपको पता चल गया कि ऊंचा टीला, तो टीले का क्या होगा भाई, टीले का अपोजिट क्या होगा, जो ऊंचा टीला होगा उसका अपोजिट क्या होगा, गड्ढा या खाई। अब गड्ढा या खाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। गड्ढा या खाई को कहते हैं डिच, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। हमोक मिस होता है ऊंचा टीला, और डिच मिस होता है खाई या गड्ढा। बाकी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, रेज, इसका मतलब होता है ऊपर उठाना, गलत है। हिल मीन्स पहाड़ी, ये भी ऊंचाई से ही संबंधित है, ये भी गलत। अपलैंड, ये भी ऊंची जगह, अपलैंड मीन्स ऊंची जगह, ये भी सही नहीं है। इसलिए हमोक मिस होता है टीला, और डिच मिस खाई। हमोक का राइट आंसर डी है, डिच। ओके, नेक्स्ट है आपका चेस्ट। चेस्ट मीन्स क्या होता है, चेस्ट मीन्स होता है शालीन। चेस्ट मीन्स शालीन होता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इसका जो होगा कि भ्रष्ट टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको, तो इसका जो प्रॉपर आपका आंसर है वो आंसर नंबर सी, ये सही है, करेक्ट। चेस्ट का प्रॉपर होगा करेक्ट, इसका अपोजिट वर्ड जो है करेक्ट, करेक्ट सही है इसका। क्योंकि जो ए ऑप्शन है प्रॉपर, प्रॉपर मिस होता है उचित, नीट मिस होता है साफ, कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड मिस होता है सीमित। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑफ 83 वर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब ये सेंटेंस दे रखे हैं छोटे छोटे 3 सेंटेंसेस, इनको हमको पुनः रीअरेंज करना है एक अर्थ से। तो सेंटेंस ही अरेंज करना आपको बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, कई बार लगता है मोस्टली फ्रेंड्स को, लेकिन अगर इसकी हमको ट्रिक पता चल जाए तो ये बहुत ही इजी होते हैं। वो कैसे, सब कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, चाहे वो छोटा सेंटेंस हो या कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, भाई सेंटेंस तो एक रूल से ही चलता है। अगर वो इम्परेटिव सेंटेंस है तब तो उसमें पहले वर्ब आएगा, अदरवाइज वो किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो इसमें नॉर्थ इंडिया दे रखा है, आई मीन सब्जेक्ट दे ही रखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस इम्परेटिव नहीं है। तो सब्जेक्ट पहले मिल गया है, नॉर्थ इंडिया दे रखा है। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। तो तीनों में से किसी में क्या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पहले दे रखा है। तो इसमें देखते हैं नीड्स मोर, अब पहले ही आपका मिल गया नीड्स,
तो नीड्स क्या हेल्पिंग वर्ब दे रख, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मैन वर्ब है आपका। तो ये ऑप्शन सही होगा, यानी नॉर्थ इंडिया नीड्स अ मोर होलिस्टिक सोल्यूशन। ये आपका आंसर, ये बिल्कुल आपका सही है ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वर्ब मिल गया, वर्ब के बाद देखते हैं अदर कोई अगर एडवर्ब हो, या एडवर्ब समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। अब देखते हैं इनमें से ऑब्जेक्ट किस में है। टू द टैक्सिक एयर द रेजिडेंट्स, इसमें तो ऑब्जेक्ट लग नहीं रहा है। ब्रीथ एट द ऑनसेट ऑफ विंटर, अब देखिए ऑनसेट ऑफ विंटर ये आपका प्रॉपर ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में जाता है, और पहला है पी, हमको पता चल गया, लास्ट का हमको पता चल गया, तो बीच वाला बीच में ही ऐड हो जाएगा। आई मीन ये तो बिल्कुल आपका सही है, पी क्यू आर का पी क्यू आर ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका ये बी जो है ये राइट है। आई मीन पी क्यू आर सही होगा। नॉर्थ इंडिया नीड्स अ मोर होलिस्टिक सोल्यूशन टू द टॉक्सिक एयर दैट रेजिडेंट्स ब्रीथ एट द ऑनसेट ऑफ विंटर, ये सही होगा। ओके, 85 देखते हैं अब। A sentence has been given active, passive wise out of the four given alternatives. Select one which best express the same sentence in passive या active wise. अब देखिए एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में चेंज हुआ है, उसको कैसे चेंज करते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। द गर्ल इज असेंडिंग इन द एवरेस्ट, द गर्ल मीन्स लड़की असेंडिंग मीन्स उतर रही है, द एवरेस्ट मीन्स किसी चोटी या पहाड़ी पर लड़की उतर रही है। तो पैसिव वाइज बनाने से पहले हम उसके रूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स क्या होते हैं, पैसिव वाइज हमेशा उल्टे से बनता है, आई मीन हमेशा ऑब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, द एवरेस्ट, द एवरेस्ट से शुरुआत करेंगे सेंटेंस की हम। तो देखते हैं कि कितने सेंटेंस की द एवरेस्ट से शुरुआत है। द एवरेस्ट, द एवरेस्ट, द एवरेस्ट, 3 सेंटेंस की शुरुआत है। आई मीन सी द एवरेस्ट से शुरुआत नहीं है, तो सी तो गलत हो गया पूरी तरह से अभी से, इसको हमने बिल्कुल गलत कर दिया सी को अभी से। ठीक है, अब 3 ऑप्शन है, इसको देखते हैं इसमें कौन सा सही है। द एवरेस्ट आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इधर इज आया है तो उधर भी इज एम आर ही यूज़ होगा, तब इज एम आर यूज़ होगा, और बीइंग का यूज़ करते हैं क्योंकि ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द गर्ल इज असेंडिंग द एवरेस्ट, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसमें बीइंग का यूज़ होता है, BEING, बीइंग, बीइंग का यूज़ होता है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो इज एम आर और बीइंग का यूज होगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो वाजवर या वाजवर और बीइंग का यूज होगा। चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज एम आर का ही यूज होगा। तो देखते हैं इस किस में आया है। अब देखिए बी में वाज आया है, ये वाज है ही, ये पास्ट तो है नहीं, तो प्रेजेंट है, तो बी भी गलत है आपका। द एवरेज स्टैंडर्ड डी भी गलत है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब दिए नहीं है फ्रेंड्स। ये पहला ए ऑप्शन सही है आपका, द एवरेस्ट इज बीइंग असेंडेड बाय द गर्ल। क्यों सही है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें इज एम आर का यूज़ होगा और बीइंग का यूज होगा। तो द एवरेस्ट सिंगुलर नंबर है, इज का यूज हुआ, बीइंग का यूज हुआ। और देखिए पैसिव वाइज कोई भी हो, पैसिव वाइज दुनिया में कुछ कंडीशंस जो इम्परेटिव है उनको छोड़ करके हमेशा सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो असेंडिंग है, असेंडिंग की थर्ड फॉर्म असेंडेड यूज हुई। और द गर्ल ये सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज होता है, तो बाई द गर्ल इसलिए आया है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी के अंदर। अगला क्वेश्चन 86 वाला देखते हैं। Tense has been given in direct, indirect speech out of the 4 given alternatives. Select the none which best express the same sentence in the indirect या डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, जब मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊँगा तो उस वीडियोज़ में सारा डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर सेड सी हैज़ फिनिश्ड द डिजाइन्स। द कॉन्ट्रैक्टर सेड, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा सी हैज़ फिनिश्ड द डिजाइन्स, की वो डिजाइन्स को फिनिश कर चुका है, माने समाप्त कर चुका है। तो जो रिपोर्टर स्पीच वाला पार्ट होता है इसमें 2 भाग होते हैं, पहला एक दूसरा। तो पहला वाला जो भाग होता है रिपोर्टर स्पीच वाला पार्ट, तो इसमें देखिए द कॉन्ट्रैक्टर सेड। अब द कॉन्ट्रैक्टर सेड का द कॉन्ट्रैक्टर सेड ही रहेगा, सेड को हम चेंज नहीं करेंगे। सेड चेंज होता था तब जब सेड के बाद टू का यूज होता। आई मीन जब हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट होता, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो सेड टोल्ड में चेंज हो जाता। लेकिन सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो इसलिए सेड का सेड ही रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं द कॉन्ट्रैक्टर सेड, और उसके बाद इसमें दैट का यूज होगा। इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और दैट का यूज होता है। तो देखते हैं ये कंडीशन किस में है। द कॉन्ट्रैक्टर सेड पहले में है, बी ऑप्शन में शेष गलत है, सेड सी में सही है। तो ये देखिए, अब इतना देखिए, ये जो ऑप्शन आपका बी है ये तो पहले से कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन बचे आपके पास 3। अब इसमें से ये हम देखते हैं क्या है कि द कॉन्ट्रैक्टर सेड दैट। अब ये सी क्या है आपका, थर्ड पर्सन है। सी जो सब्जेक्ट है आपका ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती। 3 पर्सन होते हैं इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपके आई और वी, जो कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। मान लो यहाँ पर सी की जगह अगर आई या वी होते तो द कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग बदल जाते ही में, ठीक है। और आपका जो सेकंड पर्सन में अकेला यू आता है, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट इसमें दिए नहीं है, अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया होता तो यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होता। और जितना भी बचता है आपका, जैसे दे या सी, ही या कोई नेम है, तो ये थर्ड पर्सन में आते हैं, ये कभी चेंज ही नहीं होते हैं, इसलिए सी कभी नहीं चेंज होगी। और हैज़ हैव हमेशा हैड में चेंज हो जाते हैं। आई मीन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो सेंटेंस ये ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए ये राइट है। द कॉन्ट्रैक्टर सेड दैट सी हैड फिनिश्ड द डिजाइंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। In the following question, in word has been written in 4 different ways of out of which only one is correctly spelled. Select the correctly spelled word. देखिए, एक ही शब्द को 4 टाइप से, 4 अलग अलग माध्यमों से उसको प्रिंट किया गया है, जिसमें से एक ही सही है, बाकी 3 रॉन्ग है, स्पेलिंग इनकी रॉन्ग मिस्टेक होगी। तो ये हमको फाइंड करना है। देखते हैं है क्या। पहला है वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम। तो अब वैक्यूम की स्पेलिंग सही क्या होती है? वैक्यूम ऑप्शन नंबर बी राइट है। वैक्यूम की जो सही स्पेलिंग होती है VACUUM, वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग एक बार फिर से हम देखते हैं कि वैक्यूम की स्पेलिंग होती क्या है। वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACUUM, वैक्यूम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वैक्यूम का? वैक्यूम का मतलब होता है खालीपन। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट। कुछ शब्दों को उड़ा दिया गया है, मीन बाहर कर दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली, इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, और सही आंसर को चुनिए। फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ योर 4 अल्टरनेटिव्स, 4 अल्टरनेटिव्स में से सही को चुनिए। भाई पैसेज पढ़ लेते हैं क्या है। The abuse of phrase and the misuse of words rife among us can be checked. Delight exercise in good English, such as this book provides exercises in conjunction others to be found in different volumes by the same author, will serve to correct careless diction and slovenly speech, and lead to the art of speaking and writing correctly. For after all, in the use of words in more in the matter of habit than of theory, and once it is acquired, it becomes just as easy to speak or to write good English, बैड इंग्लिश। अब इसके ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, सेंटेंसेज एज ये हम देखते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है। 88 कैन बी चेक्ड डिलीजेंट एक्सरसाइज। अब कैन बी चेक्ड माने चेक किए जा सकते हैं बाई, टू, एट। सो कंजक्शन बाई का यूज होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही होगा? आपका 88 में ऑप्शन नंबर ए सही है, बाई। मतलब कैन बी चेक्ड बाई डिलीजेंट एक्सरसाइजेस के द्वारा चेक किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है। दिस बुक प्रोवाइड्स। अब दिस बुक प्रोवाइड्स, ये जो किताब है वो प्रोवाइड्स माने प्रदान करती है, एक्सरसाइजों को प्रदान करती है। दिस एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज, दैट एक्सरसाइज, दोज एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर। ओके, दीज हो जाएगा। दिस बुक प्रोवाइड्स दीज एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट है इन कंजक्शन अदर्स टू बी फाउंड। अब इन कंजक्शन अदर्स टू बी फाउंड, इस 19 में देखिए ऑप्शन नंबर दे रखे हैं आपके, बिटवीन, मिडेस्ट, विद, इन। इसमें कौन सा सही है? अब इन कंजक्शन अदर्स टू बी फाउंड, इसमें बिटवीन माने बीच में, ये ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है, ठीक है, बिटवीन। नेक्स्ट है आपका आफ्टर ऑल
इन द यूज ऑफ वर्ड्स एक्यूरेट, एक्यूरेसी, एक्यूरेटली एंड एक्यूरेट, क्या दिया है, एक्यूरेटनेस। ओके, तो इसमें क्या है, एक्यूरेसी वर्ड। अब इसमें ऑप्शन जो 91 में है आपका, वो एक्यूरेसी, ये सही होगा। एक्यूरेसी जो वर्ड है बी ऑप्शन पे है, एक्यूरेसी, ये सही होगा। और इसके बाद आपका जो दे रखा है, राइट गुड इंग्लिश, बैड इंग्लिश, सो सच एज, लाइक। अब इसमें देखते हैं क्या है, राइट गुड इंग्लिश या बैड इंग्लिश। अब राइट गुड इंग्लिश या बैड इंग्लिश, ये इसमें गुड इंग्लिश और बैड इंग्लिश का क्या मतलब है, इसमें कंपैरिजन की जा रही है। गुड इंग्लिश माने अच्छी अंग्रेजी की, और बैड इंग्लिश माने बुरी इंग्लिश की, इसकी कंपैरिजन की जा रही है। तो कंपैरिजन में क्या होगा, हमेशा एज या लाइक का यूज़ होता है, तो उसमें एज का यूज़ होगा, क्योंकि राइट गुड इंग्लिश एज बैड इंग्लिश, ऑप्शन नंबर आपका ये सी, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 93 में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स ऑफ फ्रेज। अब ये आपके इडियम से स्टार्ट हो गए यहाँ से, ठीक है, बड़े ही इंटरेस्टिंग इडियम्स होते हैं। इसमें एक इडियम दे रखा है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक सही होगा। जैसे इडियम है बी ग्लेड टू सी द बैक ऑफ। अब ये हमको डिफ़िकल्ट लगते हैं कई बार, क्योंकि इनका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, पता नहीं चलता हमको। जैसा है बी ग्लेड टू सी द बैक ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के चले जाने पर खुश हो जाना, इसका मतलब ये हुआ। ऑप्शन में देखते हैं क्या है, बी ऑलवेज वेलकम वेन एवर यू गो बैक, जब तुम कभी वापस आते हो आपका स्वागत होता है, इसका मतलब ये गलत है भैया। बी क्या मतलब क्या है, बी वाला देखते हैं, टाक बैड अबाउट समबडी यू हैड बिहाइंड देयर बैक। टाक बैड मतलब, टाक मतलब बात करना, बैड अबाउट समबडी किसी के बारे में बुरी तरह से बात करना, यू हैड बिहाइंड देयर बैक उसके पीठ पीछे तुम घृणा करते हो उससे। ये भी कोई इसका सही आंसर नहीं दे रहा है, इसलिए हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। अच्छा, किसी व्यक्ति को जब छोड़ देना या चले जाने पर बी हैप्पी माने खुश हो जाना। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट है, बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। तो ये आपका जो इडियम्स है, इस इडियम का राइट आंसर सी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 94। 94 है क्रंच टाइम। क्रंच टाइम ये इडियम है। क्रंच टाइम मीन्स होता है मुश्किल समय। अब इस क्रंच टाइम मुश्किल समय, इसका मतलब क्या हुआ देखें, इसके ऑप्शंस पे एक बार नज़र डालते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, अ टाइम व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, अ टाइम टू हिट द जिम, डू सम एक्सरसाइजेज, अ क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ अ गेम, व्हेन डिसीव्स एक्शन इज नीडेड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट इन दिस इडियम। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका मतलब है अ क्रिटिकल मोमेंट, एक जो क्रिटिकल मीन्स एक आलोचनात्मक जो मोमेंट क्षण होता है, नियर द एंड ऑफ गेम, ऐसा लगता है किसी गेम के एंड में है, मतलब अंत में है, समाप्ति पर है। व्हेन डिसीव्स एक्शन इज नीडेड, जबकि एक सोचा समझा, डिसीव्स मीन्स होता है आपका सोचा समझा या निर्णायक, एक्शन मीन्स कार्य की, इज नीड मीन्स जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ओके, next, in the following questions out of the four alternatives select the alternative which is the best substitute of the word sentences। अब देखिए एक सेंटेंस दे रखा है, उसका जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट है, माने जो सबसे अच्छी जगह ले सकता है, वो कौन सा वर्ड है। ये 4 जो आपके ऑप्शंस हैं, इसमें से अच्छी जगह कौन ले सकता है। आवस्ट है, इफेस है, पर्ज है, इंटरपोस है, ये सारे आपके वर्ड्स हैं। इसमें से कौन सा इसकी जगह ले सकता है, तो देखते हैं कौन सी जगह ले सकता है इसकी 95 क्वेश्चन नंबर में। तो इसका अर्थ देखते हैं क्या है। इसका पहले ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरपोज सही है। अब इंटरपोज क्यों सही है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लेस और इंसर्ट माने रखना बीच में, बिटवीन माने बीच में, वन थिंग एंड अनदर थिंग, किसी एक चीज़ और दूसरी चीज़ के बीच में रखना किसी चीज़ को, मतलब उसमें प्रवेश करना, तो उसका मतलब होगा इंटरपोज। इंटरपोज मीन्स होता है बीच में बोलना या बीच में किसी के हस्तक्षेप करना, ये सही होगा। पहला ऑयस्ट है, इसका मतलब होता है अधिकार से हटाना, कोई मतलब नहीं इसका बनता है। फेस मिस मिटाना, इसका भी कोई अर्थ नहीं बनता। पर्ज मिस होता है साफ करना।
इसका भी कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है वन थिंग एंड अनदर थिंग, एक चीज़ और दूसरी चीज़ के बीच में कोई हस्तक्षेप करेगा या बीच में बोलेगा, तो इंटरपोज आपका आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट है 96 में, मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स। मतलब मेकिंग स्प्रेडिंग स्कैंडल्स क्लेम्स, बिल्कुल बर्बादी के लक्षण पे ले जाने वाले क्लेम्स मैंने दावे करना अबाउट समवन, मैंने किसी व्यक्ति के बारे में, विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग द रेपुटेशन, उसकी ख्याति को हानि पहुंचाने के लिए, माने कि उसकी इज्जत को तार तार करने के लिए कोई ऐसे मैसेज फैलाना, इसको क्या कहते हैं। इसको ऑप्शन नंबर 96 का देखते हैं। 96 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका, 96 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब ये स्क्रल्स, स्क्रल्स क्यों सही होगा, क्योंकि स्क्रल्स का मतलब होता है अभद्र, मतलब कोई व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति की दामन पर तभी दाग लगाएगा, तभी उसकी रेपुटेशन या ख्याति को तार तार करना चाहेगा जब वो किसी अभद्र टाइप का व्यक्ति होगा, इसलिए स्क्रल्स जो है आपका ऑप्शन ये सही है। बाकी जो ऑप्शन नंबर 1 है एग्जाम्पलरी, इसका मतलब होता है कठोर, इसका कोई मतलब नहीं बनता है इसमें। लाउडेबल, लाउडेबल प्रशंसनीय है, ये भी गलत है। स्टेलर, ये स्टेलर मिस होता है मुख्य, ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives select the alternatives which will improve the bracket spot of the sentence in case no improvement is needed, select no improvement। इसमें क्या होता है इन सेंटेंसेस में, इसमें ये ब्रैकेट वाले पार्ट को हमको इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। ये हम अपने ग्रामर बेस पे इम्प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। नो टू इंडिविजुअल्स अराइविंग एट द सेम कंक्लूजन्स एंड एसोसिएशंस, इसका मतलब क्या है देखते हैं। इसमें नो टू इंडिविजुअल्स अराइविंग एट द सेम कंक्लूजन्स एंड एसोसिएशंस, मतलब नो टू इंडिविजुअल्स, कोई भी दो अलग अलग व्यक्ति एट द सेम कंक्लूजन एंड एसोसिएशंस, किसी एक संगठन या किसी एक निष्कर्ष पर नहीं आ सकते, तो मतलब नहीं आएंगे। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, विल अराइव, ये सही होगा, ठीक है। विल अराइव सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द बिगर अ ग्रुप द लेस आर द चांसेस ऑफ एन इंडिविजुअल गेट द रिक्वेस्टेड अटेंशन व्हेन नेसेसरी। द बिगर अ ग्रुप द लेस आर द चांसेस, एक बड़ा ग्रुप हो और द लेस आर द चांसेस, और चांसेस उसके बहुत कम हो, ऑफ एन इंडिविजुअल माने अलग अलग, गेट द रिक्वेस्टेड, अब गेट द रिक्वेस्टेड माने आवश्यक वस्तु को पा जाना, अटेंशन माने ध्यान देना, व्हेन नेसेसरी जब जरूरी हो, तो इस पर क्या करेंगे, गेट नहीं आपका, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 98, ऑप्शन नंबर 98 का ए वाला सही होगा, गेटिंग, क्योंकि गेट जो है गेट चेंज इनटू गेटिंग, तो ये गेटिंग ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 99 देखते हैं। द रिक्वेस्ट बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ द लेबल्ड सेंटेंसेस आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन, सेलेक्ट इन द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। अब इसमें भी सेंटेंस को बनाना है पैराग्राफ हमको, जो इसके अकॉर्डिंग करना है। आई एम आल्सो अ, मैंने आपको पहले ट्रिक बताया था, पहले सब्जेक्ट पे नोटिस करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पे सीधा जाएंगे। तो इसमें आई एम आल्सो, अब इसमें दे रखा है सब्जेक्ट पहले ही कि आई एम आल्सो, मैं भी हूँ, मैं एक हूँ, क्या मैं भी एक हूँ। अब पहला है मदर द वंडरलस्ट 20s, ये सही नहीं होगा, मदर सही है कि आई एम आल्सो अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन इन देयर, तो आपको ये सही ए हमको मिल गया। इसके बाद इन देयर, मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन इन देयर, माता हैं उनमें से, मतलब इसमें क्या है, द वंडरलस्ट तो गलत है, 20s ये सही होगा सी, क्योंकि इसमें ऐसे हो जाएगा आई एम आल्सो अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन इन देयर 20s हु बिलोंग टू द वंडरलस्ट जनरेशन, मतलब आई एम आल्सो अ मदर, मैं एक माँ हूँ, ऑफ 3 चिल्ड्रन, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, इन देयर 20s, उन 20 में से मैं 3 बच्चों की माँ हूँ,
हु बिलोंग टू द वंडरलस्ट, जो सबसे आश्चर्यजनक जनरेशन में इस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। आई मीन ऑप्शन नंबर ए सी बी आपका सही होगा, ए सी बी। तो ए सी बी देखते हैं कहीं पर है इसमें क्या, हाँ बिल्कुल दे रखा है, ए सी बी है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, in the following question, four words are given out of which one word is correctly spelled. Select the correctly spelled word. अब देखिए करेक्टली जो वर्ड स्पेल्ड है उसको हम देखेंगे करेक्टली वर्ड कौन सा स्पेल्ड है। वर्ड है आपका फाल्सिफिकेशन। फाल्सिफिकेशन देखते हैं, फाल्सिफिकेशन मीन्स होता है जालसाजी। अब फाल्सिफिकेशन की स्पेलिंग क्या है, FALSE, ये गलत है, FALSIFICATI1, फाल्सिफिक ये सही है। तो आपको ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी सही है, फाल्सिफिकेशन। फाल्सिफिकेशन मीन्स होता है जालसाजी करना। अब स्पेलिंग कैसे लर्न करते हैं, इनको हम टुकड़ों में बांट लेते हैं। फिकेशन, केशन की स्पेलिंग कितना ईजी है, देखिए केसन, CATION, केशन की हमने पहले लर्न कर ली। फालसी की चाहो बाद में याद कर लो, FALSI, फालसी। और केशन उसमें फी जोड़ दो, FICATI1, फिकेशन। मतलब इसको हमने कैसे जोड़ दिया, फाल्सिफिकेशन की स्पेलिंग बहुत ईजी हो गई आपके लिए, FALSIFICATION, फाल्सिफिकेशन मीन्स होता है आपका जालसाजी। एंड आंसर नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, बी विल बी राइट आंसर। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मेरी आशा है मेरी छोटी सी शुरुआत आपको एक बड़ी मंजिल तक जरूर ले जाएगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।